अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस और फर्दर इसी से लिंक एक और टॉपिक है उस पर बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में लॉन्गर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स वीक होता है। लेकिन डायपोल डायपोल फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है डायपोल डायपोल से, और डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं लंदन फोर्सेस से। तो ये आप बिहेवियर स्ट्रेंथ का देखेंगे। तीसरी अहम चीज़ कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है और फोर्थ फैक्टर है कि इस बॉन्डिंग की वजह से हमें लॉन्ग चेन्स और नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट हिस्से पर बात करेंगे, दैट इज़ द एप्लीकेशंस। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है या इसकी हर एप्लीकेशन से शॉर्ट क्वेश्चन बनने का चांस होता है। सबसे पहला ये हम देखेंगे दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये अगर आप गौर करें तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में एग्जांपल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की उसके साथ लास्ट पैराग्राफ है जिसमें आप स्ट्रेंथ की बात हो रही है, हम एप्लीकेशंस में से स्टडी कर रहे हैं, तो ये वो पॉइंट आप मेंशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एचएफ का स्ट्रक्चर कुछ जिग जैग पैटर्न में होता है और अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एचएफ और उसी से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी हैलोजन एसिड्स जिसमें HCl, HBr और HI आ जाते हैं, तो इन सब का कंपैरिजन करें तो HF सबसे वीकर एसिड है। उसकी वजह यह है कि HF के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और जिग जैग फैशन में बनाते हैं। और अगर आप जिग जैग फैशन में देखें तो F के बाद फिर हाइड्रोजन है और देन फिर F है और फिर हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन का एटम है, तो ये 120 का एंगल बन रहा है और आप दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन को जो है एंट्रैप देख रहे हैं। हाइड्रोजन का यहाँ से इजीली रिमूव होना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए ये आपके पास रिलीज़ नहीं होगी, डोनेट नहीं होगी, तो हम कहेंगे हमारा एसिड वीक एसिड है। बेसिकली किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का मैयार इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर सके। जो एसिड ये तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा वो वीक कहलाएगा और जो ये तेज़ी से डोनेट कर दे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उसमें आप देखेंगे कि दैट इज़ दी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स के थ्रू थर्मोडायनेमिक फीचर्स स्टडी करेंगे। इसके लिए आपने ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 8 चार ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ लिंक होते हैं एंड बॉन्डिंग करते हैं। अगर आप ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 8 तक की बात करें तो उसमें क्या है कि हमारे पास 4A से 7A तक के जो ग्रुप्स हैं 4, 5, 6 एंड 7, हर एक से हमने टॉप मेंबर ले लिया है। लाइक अगर आप 4 ग्रुप की बात करें तो 4 ग्रुप का टॉप मेंबर है कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो उसमें जो एग्जांपल फॉल करेगी हाइड्राइड की सूरत में वो है CH4। इसी तरह आपके पास जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन हमारा 5वें ग्रुप का टॉप मेंबर है, तो ये 3 हाइड्रोजन्स को लिंक कर रहा है अपने साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है जी 6 ग्रुप और में आपके पास सबसे टॉप मेंबर है दैट इज़ दी फ्लोरो ग्रुप, और फ्लोरो ग्रुप में आपके पास HF आ जाता है और 7 ग्रुप के अंदर हमारे पास ये फर्दर जो है ऑक्सीजन का ग्रुप है जो वाटर बनाता है। यानी हर एक के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है। तो ये ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास किस तरह से ये लिंकेज है। यानी ये आपके पास 4th ग्रुप से हो गया, ये 5th से हो गया, ऑक्सीजन 6 से हो गया और HF का ताल्लुक 7 ग्रुप से है। तो चारों ग्रुप्स के कोवेलेंट हाइड्राइड्स का जब आप बॉइलिंग के एतबार से जो है कंपैरिजन करेंगे तो आप डिफरेंट फीचर्स देखेंगे। लाइक अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि उनके पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट बनाया गया है और सबसे टॉप पर वाटर है, फिर नीचे HF है, फिर अमोनिया है एंड लास्ट पर मीथेन है। तो ग्रुप 4 के मेंबर्स में सबसे जो लोएस्ट जो है कोवेलेंट हाइड्राइड ग्रुप 4 का है। यानी अगर आप 4, 5, 6, 7 में देखें तो 4 ग्रुप के मेंबर सबसे नीचे फॉल कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी। और वीक होने से आप मीथेन की एग्जांपल देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है बाकी ग्रुप्स में से, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वीक फोर्सेस हैं और कम से कम पोलराइजेबिलिटी है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा, ये जल्दी बॉयल करेंगे। तो ये हम 4 ग्रुप का देखते हैं। अब 4 ग्रुप के कंपैरिजन से अगर आप बाकी ग्रुप्स की एग्जांपल्स को उठा लें
लाइक अमोनिया, HF एंड वाटर, तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। उस इंक्रीज होने की वजह क्या है कि आपके पास इन तीनों में अगर आप वन बाय वन देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन और HF में फ्लोरो ग्रुप और वाटर में ऑक्सीजन, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और ये सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। तो इसीलिए इनमें फर्दर इंक्रीज आता है बॉइलिंग पॉइंट का। अब अगर आप इनमें आपस में कंपैरिजन करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है। वाटर और HF का कंपैरिजन करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि हम ये जानते हैं कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और HF में F आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो F की अगर हम बात करें यानी फ्लोरो ग्रुप, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो HF में मौजूद है, जबकि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरो के बनिस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि HF में एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत HF के पास है। और जबकि पानी में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रखता है, तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यही वजह है कि आपके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है HF से। HF के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरो ग्रुप है भी, तब भी वो आपके पास बॉन्डिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग जो है डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन का। अब सेकेंडली यहाँ पर हम नेक्स्ट में देखें तो अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन कर लें, अमोनिया का, HF का और वाटर का, तो इनमें आपको ट्रेंड मिलेगा कि अमोनिया सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। अमोनिया सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों रखेगा? क्योंकि अमोनिया भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है पर मॉलिक्यूल, लेकिन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसका मायार कम क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और HF और अमोनिया का कंपैरिजन करें तो आपके पास दोनों एक बना रहे हैं, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन का एटम है ये फ्लोरो और ऑक्सीजन के एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाटर सबसे टॉप पर है, फिर HF है, फिर अमोनिया है, देन मीथेन है। इनके साथ जो बाकी मेंबर्स हैं ये उन्हीं ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी कार्बन के ग्रुप को अगर आप 4 ग्रुप को ले लें तो उसके नीचे जितने भी मेंबर्स हैं अपने साथ 4 हाइड्रोजन्स को अटैच करेंगे। अमोनिया वाला जो ग्रुप है वो अपने साथ 3-3 हाइड्रोजन्स को अटैच करेगा। HF वाला ग्रुप अपने साथ एक हाइड्रोजन को अटैच करेगा और कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। और वाटर वाला जो ग्रुप है वो इसी तरह आप अपने साथ दो जो है हाइड्रोजन्स को अटैच करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप मेंबर्स हैं जिनके फीचर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से टॉप पर हैं। अब अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के जो वाटर का जो ग्रुप है यानी उसमें ऑक्सीजन जो मौजूद है, इसका आपके पास जो ताल्लुक है 6 ग्रुप से। इसके नीचे अगर हम आएँ पीरियोडिक टेबल में तो सल्फर आता है और फिर सिलीनियम आता है। अगर दोनों के साथ आप दो हाइड्रोजन्स लगाएं तो वाटर हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और उसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोअर मेंबर्स H2S और H2SE ये आपके पास गैसेस की हालत में है। वजह क्या है कि पानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से उसकी स्टेट लिक्विड होती है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सिलिनाइड इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, इसीलिए ये कमज़ोर फोर्सेज की वजह से गैसेस की हालत में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक और यहाँ से सवाल उभरता है कि HBr और HCl दोनों का ताल्लुक एक ही क्लास से है, तो इनमें HBr का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह कि अगर आप 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो सबसे टॉप पर फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो आता है। तो ब्रोमीन का साइज़ क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा है, बड़ा साइज़ है, तो बड़े साइज़ की वजह से क्या होगा कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस डेवलप होंगी और स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से HBr का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये तो हमने ग्रुप्स की बात की। इसी तरह पीरियड्स में आ जाएँ तो फोर्थ ग्रुप पीरियड में जो हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें GH4, ASH3, H2SE, HBr के मेंबर्स हैं, यानी फोर्थ पीरियड को जो कंसिडर किया गया और डिफरेंट ग्रुप से ये आपके पास कंपाउंड शो किए गए हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है थर्ड ग्रुप से? उसकी वजह इनका साइज़ का बड़ा होना है, यानी थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फोर्थ पीरियड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है और उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं। ये जितनी भी आप हेडिंग्स देख रहे हैं, ये कंपैरिजंस देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर शॉर्ट में आ जाए तो अलग अलग पॉइंट्स पूछ सकता है कोई भी,
और अगर लॉन्ग नोट लिखने के लिए आ जाए तो नाम के साथ आ जाता है कि आप एप्लीकेशंस लिखें और उसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स पर बात करें। तो इस तरह से एक दो एप्लीकेशंस और भी साथ ऐड हो जाती हैं। सेकेंड फैक्टर है जी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर और इथाइल अल्कोहल, जिसे एथानॉल भी कहते हैं, ये दे आर हाईली मिक्सेबल विद ईच अदर। ये हर प्रोपोर्शन, मिक्सेबल कहते हैं मिक्स होने को, जो चीज़ आपस में मिक्स हो सकती है। और सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में हल होगी, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हल होगी। वाटर और इथाइल अल्कोहल का केस अगर हम देखें तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाईली सॉल्युबल हैं, क्योंकि दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों मिक्स हो सकते हैं। आप किसी भी प्रोपोर्शन में इन्हें ऐड करेंगे तो ये हल हो सकते हैं, तो इसीलिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट। इसमें आपने स्ट्रक्चर भी बनाना होता है, लाइक आप देख सकते हैं कि साथ ही आपको एथेनॉल और वाटर का स्ट्रक्चर मिल रहा है कि वाटर की तरफ से हाइड्रोजन और एथेनॉल की तरफ से ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मिलकर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में हल हो सकते हैं। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोलर भी हैं दोनों, तो आसानी से हल हो सकते हैं। अगर हम बड़े अल्कोहल्स की तरफ चले जाएँ, आप अल्कोहल में देख सकते हैं कि 2 कार्बन की चेन है इस वक्त एथेनॉल के अंदर। अगर आपके पास ये चेन बढ़ती जाए तो ये नॉन पोलर चेन होती है। अगर नॉन पोलर हिस्सा बढ़ जाए तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो लार्जर अल्कोहल्स आसानी से पानी में हल नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है? नॉन पोलर नेचर ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन चेन। इसी तरह जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर हम अल्कोहल के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास लें तो ये भी आपके पास पानी में आसानी से हल होते हैं। RCOH एसिड है और वाटर इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है ऑक्सीजन के साथ एसिड की, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो सकेंगे। लेकिन छोटे बड़े ग्रुप्स में आर की चेन जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो नॉन पोलर चेन बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज का ही है, वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो आप उसमें रीज़न भी देंगे और साथ ये डायग्राम भी शो करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये पानी में हल नहीं होते। वजह क्या है कि ये नॉन पोलर हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर सकते, तो इसीलिए पानी के साथ इनकी अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, इसीलिए ये हल नहीं होते। लाइक हाइड्रोकार्बन वही चीज़ पानी में हल होगी जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगी, उसमें पोलैरिटी होगी, तो ये नॉन पोलर है, तो ये हल नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आप रीज़न बताएंगे। तीसरा बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ द क्लींजिंग एक्शन। ये जितने भी सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, ये क्लींजिंग एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? अगर आप सोप्स और डिटर्जेंट्स के कंपोजिशन पर जाएं तो इसके अंदर लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, जो या तो अल्काइल ग्रुप होगा या कोई बेंजाइल ग्रुप होगा, और पोलर एनाइन हेड होता है, यानी हमारा सोप या डिटर्जेंट नॉन पोलर और पोलर हिस्से पर मुश्तमिल है। तो जो पानी है उसमें भी आपके पास वो तो पोलर है, तो आपके पास वाटर में जो हेड है जो कि पोलर है सोप या डिटर्जेंट का, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा पानी के साथ और स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि नॉन पोलर जो टेल है वो आपके पास वाटर में हल नहीं होगी। यही वजह है कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। आपके पास जो वाटर के साथ हेड एरियाज़ हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, और आपके पास ये जो है अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लींजिंग एक्शन आसानी से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि डर्ट जो है वो आपके पास नॉन पोलर होती है, तो नॉन पोलर टेल जो होती है वो डर्ट के साथ कंबाइन कर जाती है। तो इस तरह से सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स परफॉर्म द क्लींजिंग एक्शन, तो आप उसमें बताएंगे कि सोप और डिटर्जेंट की कॉम्पोजिशन क्या है, और उसका हेड जो है सोप का वो पानी में हल हो सकता है, और नॉन पोलर हिस्सा जो है वो हल नहीं होता, और इस तरह से जो हिस्सा हल होता है वो सबब बनता है क्लींजिंग का। दूसरा, अगर हम अपने गिरदोनवा में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में और फूड मटेरियल्स में भी एग्जिस्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कि अगर हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो उसमें हमारी बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है, और जितने भी लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये स्टेबलाइज किस वजह से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जिसमें हॉर्न, नेल, स्किन, फीदर या हेयर आ जाते हैं। ये सब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये चेन्स आपस में कॉइल होती हैं और कॉइल होकर एक बनाती हैं स्पाइरल। इस स्पाइरल को कहते हैं हेलिक्स, जो राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। राइट हैंडेड हेलिक्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो NH का ग्रुप और एक कार्बोनिल CO का ग्रुप। ये आपस में वर्टिकली एडजेसेंट होते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पाइरल को दूसरे स्पाइरल से जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये स्पाइरल बना हुआ है, एक स्पाइरल दूसरे स्पाइरल से कैसे जुड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो येलो हाईलाइट हुए हैं ये कार्बोनिल के ग्रुप्स हैं पूरी चेन में,
और जो ग्रीन से हाईलाइट हैं वो NH के ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप्स हैं। तो ये एक का कार्बोनिल का ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है, अमाइनो के हाइड्रोजन पॉजिटिव से आपस में लिंक बना रहा है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो पूरे स्पाइरल में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिंकेज डेवलप हो रहा है, इसे हम हेलिक्स कहते हैं। और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली अमाइनो एसिड की चेन पर मुश्तमिल होता है। एक्सरे एनालिसिस से पता चला कि एवरेज 3.6 अमाइनो एसिड एक टर्न ऑफ द हेलिक्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए है, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो सेल्स में मौजूद होता है, इसके अंदर दो स्पाइरल चेन्स होती हैं जो आपस में कॉइल होती हैं एक ही एक्सिस पर। यानी एक ही एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि दो स्पाइरल चेन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और डबल हेलिक्स बनाती हैं। 18 से 20 डायमीटर एंगस्ट्रम इनका डायमीटर होता है। और ये आपस में कैसे लिंक हैं? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। आप देख सकते हैं इनके अंदर लिंकेज नाइट्रोजनस स्पेसेस मौजूद हैं और शुगर के ग्रुप्स हैं। ये जो आप साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन देख रहे हैं, ये ग्रुप्स आपस में एक चेन के दूसरी चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। एडेनिन और थायामिन का यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और गुआनिन और साइटोसिन का यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि राइट अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप उसमें ये साथ स्पाइरल्स भी बनाएंगे और साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है, जितने भी पेंट्स और डाइज हैं, इनमें क्या इफेक्ट होता है? आपने देखा होगा कि इनके अंदर एक खास किस्म की एडहेसिव नेचर होती है, चिपकने की सलाहियत होती है। वो सलाहियत क्यों होती है एडहेसिव नेचर किसी भी पेंट या डाई में? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। इसी तरह ग्लू और हनी की बात करें तो ये भी स्टिकी सब्सटेंसेज हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हम खाते हैं जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज आ जाती हैं, ये भी इनके भी स्ट्रक्चर्स में OH का ग्रुप मौजूद होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इन्हें स्टेबलाइज करता है। क्लॉथिंग की अगर बात करें, जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनमें रिजिडिटी या उसमें स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हर जगह रोल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। वाटर की अगर हम बात करें तो इसका टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। एक आपने अमूमन फिनोमेना देखा होगा कि अक्सर बर्फीले इलाकों में जो है आपके पास टॉप पर बर्फ़ होती है लेकिन नीचे पानी होता है। उसकी वजह क्या है? बेसिकली आइस फ्लोट कर रही होती है वाटर पर। क्यों फ्लोट कर रही होती है? कि अगर हम लिक्विड वाटर की बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। और ये क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। और वो बॉन्ड्स बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसीलिए हमारे पूरे वाटर के स्ट्रक्चर में लेस रेगुलरिटी होती है और लेस फ्री स्पेस होती है। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आप पानी का टेम्परेचर लो करते जाएंगे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, यानी उससे नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जो पहले ब्रेक भी हो रही थी, रिफॉर्म भी हो रही थी, अब वो परमानेंट बनना शुरू हो जाएंगी। तो एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास यही पानी आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और आइस 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है किसी भी लिक्विड वाटर से। वो स्पेस क्यों ज़्यादा ले रही है? क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपके पास वो डेंसिटी, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस जब बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो आप अगर इसका बिहेवियर देखें तो आइस की जो डेंसिटी है वाटर से कम होती है, इसीलिए ये फ्लोट करती है ओवर वाटर। तो जनरली आप जो है डिफरेंट वाटर में जब भी किसी आइस क्यूब को डालें तो वो टॉप पर आ जाती है। उसकी वजह ये है कि वो आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। सिमिलर बिहेवियर हमारे पास आइस और डायमंड का है, क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की तरह होता है, दोनों में ही कार्बन है। डायमंड में भी कार्बन मौजूद होता है और एक टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर बनाता है। बस फ़र्क ये है कि आइस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन आता है सेंटर में और डायमंड में कार्बन आता है सेंटर में। और डायमंड के जनरली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के यूनिट्स हैं और हाइड्रोजन के यूनिट्स हैं। दूसरा एक अहम एप्लीकेशन है कि अभी आपने देखा कि डेंसिटी हमारे पास लो हो जाती है। तो कोल्ड क्लाइमेट में इस आइस की लो डेंसिटी का क्या फ़ायदा है? आइस की डेंसिटी जब लो हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो फॉल करेगा तो कोल्ड वाटर लाइटर हो जाएगा और ये सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो सरफेस पर आएगा वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ब्लैंकेट का काम करेगा, एक इंसुलेशन का काम करेगा। इसके नीचे जो पानी है, जब लेयर ऑफ आइस बन जाती है पानी के ऊपर, तो फिर पानी का मज़ीद टेम्परेचर लॉस नहीं होता।
तो बर्फ़ बन जाने से नीचे वाला टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो वो एक इंसुलेशन का काम करेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि ये बर्फीले इलाकों में जब भी आप समंदर की या पानी की बात करें तो बर्फ़ टॉप पर होती है और नीचे पानी ही होता है। उसकी वजह कि अगर आपके पास जहाँ जहाँ पर सतह है बर्फ़ की वहाँ पर फर्दर हीट लॉस नहीं होगा, और अगर हीट लॉस नहीं होगा तो ये हमारे पास तमाम एक्वेटिक लाइफ को इतने ठंडे माहौल में भी प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लो डेंसिटी क्या है, या वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो आप ये बताएंगे। ये हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब इसी से ताल्लुक़ रखने वाला एक और इस चैप्टर से एक लास्ट हमारा लिक्विड से जो पोर्शन है दैट इज़ दी लिक्विड क्रिस्टल्स, इसको हम देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल, आप नाम से लग रहा है कि कुछ लिक्विड फेज़ है और कुछ क्रिस्टल से लग रहा है कुछ सॉलिड फेज़ है, यानी हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जो लिक्विड लाइक भी होगा और सॉलिड लाइक भी होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट अगेन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। द इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ सम सॉलिड्स between solid phase and a clear liquid phase showing some of the properties of liquids and some of the properties of solids is called liquid crystal। यानी हमारे पास ये कुछ सॉलिड्स ऐसे होती हैं कि जिनकी लिक्विड फेज ऐसी इंटरमीडिएट फेज होती है जो टर्बिड होती है, ना तो हम उसे क्लियर सॉलिड कह सकेंगे ना ही हम उसे क्लियर लिक्विड कह सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं सॉलिड फेज और लिक्विड क्लियर लिक्विड फेज के दरमियान में ये स्टेज एग्जिस्ट करती है, जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की भी शो करती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की भी शो करती है, उन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। इसीलिए तो इसके साथ लफ्ज़ इंटरमीडिएट का आया है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था फ्रेडरिक रिंटिजर। 1888 में इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर यह काम कर रहा था जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। इस कंपाउंड पर ये क्या देखता है कि जब इसे हीट करते थे 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये पिघल कर मिल्की सोल्यूशन देता था, और जब मज़ीद हाई टेम्परेचर करते थे 179 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्लियर हो जाता था, और जब कूलिंग करते थे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता था। तो उसने कहा कि ये जो टर्बिड मिल्की फेज़ आ रही है उस सॉलिड कंपाउंड से क्लियर लिक्विड के दरमियान जो टर्बी मिल्की फेज़ आ रही है उसे हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहेंगे, जो क्लियर नहीं है और ना तो उसे हम सॉलिड कह सकते हैं ना ही हम उसे प्योरली लिक्विड कह सकते हैं। तो उसने उस फेज़ को जो है लिक्विड क्रिस्टल कहा। टर्बिड होता है जो क्लियर ना हो, कुछ गदलापन, तो जैसे मडी सोल्यूशन होता है वो क्लियर हम उसे नहीं मानते, हम उसे कहते हैं दैट इज़ टर्बिड। सो इस तरह से है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो फ़ौरन से क्लियर लिक्विड बन जाता है, लेकिन बहुत सारी हर सॉलिड ये काम नहीं करेगा। जो हमने अभी इंटरमीडिएट फेज देखी है, ये कुछ मखसूस सॉलिड्स हैं कि जब आप उन्हें हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले वो एक टर्बिड लिक्विड फेज एक्वायर कर लेते हैं एंड देन जाकर वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं मजीद टेम्परेचर की सख्ती पर। तो उस टर्बिड फेज को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये किसी एक टेम्परेचर रेंज पर एग्जिस्ट नहीं करता, ये 2 टेम्परेचर रेंजेस पर एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर हम देखें, एक है मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरा है क्लियरिंग टेम्परेचर। सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो मेल्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को आप मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल में। ये सॉलिड्स मखसूस सॉलिड्स होंगे जो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे। फिर लिक्विड क्रिस्टल को आप दोबारा से और मज़ीद टेम्परेचर देते हैं तो ये क्लियरिंग टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अब आप क्लियरिंग टेम्परेचर में ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से इस टेम्परेचर को क्लियरिंग टेम्परेचर कह रहे हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मिल्की बना रहा है, तो ये स्टेज बनेगी उसकी, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग, और नेक्स्ट टेम्परेचर पर ये जाके क्लियर हो रहा है तो हम इसे क्लियरिंग टेम्परेचर कहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल और आइसोट्रोपिक लिक्विड्स के दरमियान फॉल करती थी। तो आइसोट्रोपिक क्या होता है कि आप किसी भी क्रिस्टल को रोटेट करें तो वो किसी भी डायरेक्शन, आइसो कहते हैं सेम को, ट्रॉपिक कहते हैं डायरेक्शन को, तो किसी भी डायरेक्शन पर आप क्रिस्टल को रोटेट करें उस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्रिस्टल शो करता है वो एक जैसी मिले आपको, तो उसे हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स देखे गए कि हमारे पास यहाँ पर जो सॉलिड्स की तरह इनमें डिग्री ऑफ ऑर्डर भी था। तो सॉलिड्स की तरह अगर डिग्री ऑफ ऑर्डर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह सॉलिड्स में एक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, इसी तरह हमने लिक्विड क्रिस्टल में भी ऑर्डर देखा। लिक्विड्स की इसी तरह अगर आप देखें सेकंड प्रॉपर्टी, तो जिस तरह लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो फ्लूइडिटी का फिनोमेना लिक्विड क्रिस्टल्स में भी देखा गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिक्विड से ताल्लुक़ रखती हैं, लाइक सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये फिनोमेनास भी लिक्विड क्रिस्टल शो कर रहा था।
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, यानी लाइट के साथ वो अपने फीचर्स चेंज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी मौजूद थी। लास्टली अभी आपने देखा कि आइसोट्रोपिक, आपको बताया कि आइसोट्रोपिक भी होते हैं ये, तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। तो इस बुनियाद पर प्रॉपर्टीज़ कुछ लिक्विड लाइक थी और कुछ सॉलिड लाइक थी, तो इन्हें इंटरमीडिएट लिक्विड क्रिस्टल फेस कहा गया। फर्दर इनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनमें 3 क्लासेस हैं। लाइक आपके पास अगर इसमें देखें तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन दैम, ये 3 तरह की अरेंजमेंट रखते हैं। या निमेटिक होते हैं, जो नीचे आप देख सकते हैं सारे रॉड लाइक अरेंजमेंट है, या सिमेट्रिक होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट है, या ये कोलेस्टिक होते हैं, यानी डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पर। लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पर अक्सर सवाल आ जाता है कि, या लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, या आप उसकी एप्लीकेशंस बताएं, तो आपने उसमें फिर ये एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं। 1880 से अप टू 30 ईयर्स लिक्विड क्रिस्टल्स को लेबॉरेटरीज तक ही महदूद किया गया। फिर फर्दर देखा गया कि इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं। वो वास्ट एप्लीकेशंस आप वन बाय वन देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सेकेंड फीचर ये है कि इनमें ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं, वो भी लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। तीसरी अहम चीज़ हमने क्या देखी, दैट इज़ तो लिक्विड क्रिस्टल्स आपके पास बहुत सारे जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनका बिहेवियर भी लिक्विड क्रिस्टल लाइक होता है। तो इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड क्रिस्टल्स में कि ये लाइट को डायफ्रैक्ट कर सकते हैं, और इससे इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी हम आगे देखेंगे। व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ क्रिस्टल, यानी लिक्विड क्रिस्टल जब लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है तो ये कलर नज़र आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स कलर शो करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड क्रिस्टल वो भी चेंज होगा। तो इसीलिए हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है डिफरेंट किस्म के कलर्स दिखाती है, जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को इस लिहाज से एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ किया जाता है। राइट पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज एज ए टेम्परेचर सेंसर, तो आप इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अभी आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज से लिक्विड क्रिस्टल्स कलर चेंज करते हैं, और इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं टेम्परेचर का कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। ये स्केल होता है बाकायदा, जिससे कलर्स को स्कीम से अंदाज़ा लगाया जाता है कि टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रूम थर्मामीटर डेवलप किए जाते हैं ताकि मखसूस टेम्परेचर रेंज में वर्कआउट किया जा सके। तो ये हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक लैब्स के अंदर ऐसा होता है, इन थर्मामीटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर कोई पोटेंशियल फेलर हो गया है, यानी आपके पास कहीं पर लीकेज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है। सिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, लिक्विड क्रिस्टल्स का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। हमारी बॉडी में वेन्स, आर्टरीज या इन्फेक्शंस हैं या ट्यूमर्स हैं या कोई ब्लॉकेज है, तो वो हिस्से बॉडी के हमेशा सराउंडिंग टिश्यूज से गर्म होते हैं। तो गर्म आपके पास होंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर को डिटेक्ट करना तो लिक्विड क्रिस्टल्स की एक अहम प्रॉपर्टी है। तो ये टेम्परेचर सेंसर भी हैं। तो आप बेसिकली इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक स्किन थर्मोग्राफी की एक टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं कि आपके पास लिक्विड क्रिस्टल आपके जिस बॉडी के जिस पोर्शन में भी अगर कोई इशू है, तो ये वहाँ पर उसकी एक लेयर लगा दी जाती है, और जैसे ही लेयर लगेगी तो जो एरिया आपके पास ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लमेटिक होगा वो गर्म हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका डिफरेंट कलर होगा। उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास फेलियर कहाँ पर है या इशू कहाँ पर है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ब्लॉकेजेस वेन्स और आर्टरीज में उनको डिटेक्ट किया जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर को जो है डिटेक्ट किया जाता है इसी मदद से, इस टेक्निक से। जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो एरिया ब्लू कलर का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर डायग्नोसिस से फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स इन मेडिकल फील्ड, तो आप पॉइंट नंबर 6 मेंशन करेंगे। इसके अलावा हम जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एलसीडीज बाय द नेम इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी तरह डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बॉन्ड्स को वीक करती हैं क्रिस्टल्स के अंदर, इसलिए डिफरेंट अपीयरेंस शो करते हैं। तो ये सारा फिनोमेना हम टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है सेपरेशन की, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ऑसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेस में भी लिक्विड क्रिस्टल की स्क्रीन लगी होती है। आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा कि अक्सर पेशेंट के साथ एक मशीन लगी होती है जिसमें हार्ट बीट का एक लाइन वगैरह शो हो रही होती है, वो ऑसिलोग्राफिक स्क्रीन होती हैं। और टीवी के डिस्प्लेस पर भी लिक्विड क्रिस्टल की स्क्रीन लगा दी जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसर है, तो इस तरह से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4. नेक्स्ट में हम सॉलिड पोर्शन देखेंगे. अब इसकी एक्सरसाइज भी लिक्विड और सॉलिड की एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, तो हम लिक्विड की एक्सरसाइज का पोर्शन देखेंगे. उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है. तो लिक्विड की एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें MCQs पर आ जाते हैं. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, acetone and chloroform are soluble in each other due to intermolecular hydrogen bonding. Ammonia show maximum boiling point among the hydrides of fifth group due to the enhanced electronegative character of nitrogen. When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases. आपने देखा था कि एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हुई थी स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया था और डेंसिटी कम हो गई. इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी. ये टॉपिक आपका नहीं है, लेकिन जस्ट इसका आप एक्सप्रेशन देख लें कि 200 से 760 टॉर जो है प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. सो इस नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर आप एक करेक्शन भी कर लें. ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हम जो है इस ऑप्शन को लेंगे, दैट इज़ दी ए ऑप्शन. क्योंकि 100 पर तो 760 टॉर आता है, तो आपने ये वैल्यू देख लेनी कि ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो आपने ये मेंशन करना है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं आएगा. तो इस तरह से ये आप देख लेंगे. नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चंस देखने थे शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हमारे पास क्या होंगे, दैट इज़ द केस. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ से. सो नेक्स्ट में हमारे पास जो है क्वेश्चंस जो आएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुतल्लिका सवालात हैं. आपने 5 और 6 को करना है, बाकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF, विच इज़ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, द शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड और द लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई? अगर शॉर्टर बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. HF का जो शॉर्टर बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है. लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, अगर वो लंबा भी है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान इट्स जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. सो ये वीक बॉन्ड होगा. तो शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर वन. सेकंड में, इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन गॉर्डन पॉन्ड्स ओवर देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि इंसुलेटिंग इफेक्ट, तो वो आप वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है, तो ये आप देख सकते हैं. रीजन, वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस. ये हम ऑलरेडी एप्लीकेशंस में पॉइंट नंबर 2 में देख चुके हैं. 2 के बाद थर्ड जो था. Question number 6. Briefly consider some of the effects on our lives of if water has very weak hydrogen bonding present in its molecules. कि हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा कि अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाए. तो उसमें क्या होता है कि पानी के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है. उसकी अगर हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का लो हो जाएगा, 0 से कम पर आपके पास आ जाएगा. इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि वाटर हमारे पास अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, एज अ थर्मोस्टेट काम करता है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो वाटर थर्मोस्टेट का काम नहीं करेगा. इससे लार्ज चेंजेस आ सकते हैं हमारे अर्थ के टेम्परेचर पर. और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये होगा कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम नहीं होगी, वाटर से ज़्यादा हो जाएगी. तो ये इक्वेटिक लाइफ के लिए एक डेंजरस बात है. तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारे लिक्विड क्रिस्टल से ये पोर्शन लिक्विड का चैप्टर नंबर 4 का वाइंड अप हो गया. नेक्स्ट में हम सॉलिड्स पर बात करेंगे और उसके टॉपिक्स को देखेंगे. बेस्ट ऑफ लक.